गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस पाठ में पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले हमको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जानना आवश्यक है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का जमना, आग का जलना, कोयले का दहन इत्यादि, ये सब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण थे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक या अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। क्योंकि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए हम रासायनिक परिवर्तन को जानना आवश्यक था। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए रासायनिक गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करता है या नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट का ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, दूध का जमना, कोयले का दहन इत्यादि ये रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। उपरोक्त समीकरण में हम यहाँ पर समीकरण में देख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं या कोयले का जब दहन होता है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज थी कि यहाँ पे दो पदार्थ हैं, एक कार्बन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। क्योंकि परिभाषा में लिखा है कि एक या एक से अधिक। अब एक पदार्थ से दो नए पदार्थ का निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2MgO क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो छोटे छोटे उत्पादों के रूप में इसका निर्माण होता है। यहाँ पे एकल पदार्थ है, एक पदार्थ है, और यहाँ पे एक से अधिक पदार्थ है, जो कि परिभाषा में लिखा गया था। अब इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है, वो आपके जानकारी के लिए है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि क्या कारण है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप सभी निकायों के ऊर्जा में परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप सभी पदार्थों के ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जिस पदार्थ की ऊर्जा अधिक होती है वो कम स्थायी होता है, और जिस पदार्थ की ऊर्जा कम होती है वो अधिक स्थायित्व होता है, और जिस पदार्थ की ऊर्जा अधिक होती है वो कम स्थायी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी तत्व को अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप सभी पदार्थों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जिस पदार्थ की ऊर्जा अधिक होती है वो कम स्थायी होता है, और जिस पदार्थ की ऊर्जा कम होती है वो अधिक स्थायी होता है, और सभी पदार्थों को अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं।
अब रासायनिक अपक्रियाओं में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभिकारक है, पहला क्या आता है, अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। हम रासायनिक समीकरण में उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं, जो कि हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं में जो उदाहरण दिया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक का कार्य करता है। इसी प्रकार हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, उत्पाद किसे कहते हैं? क्या है? प्रोडक्ट। उत्पाद किसे कहते हैं? तो रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप, रासायनिक अपक्रियाओं के बाद में रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक, रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दुनिया में सबसे अधिक बार लिखा जाने वाला रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है, इसलिए इसे हम अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, यानी जल का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये हो गया रासायनिक अपक्रिया के कौन कौन से उसमें भाग होते हैं, जो कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद, ये आपका रासायनिक अपक्रिया का दो भाग तो हो गए। अब है पार्ट का नाम आता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक समीकरण आप बेसिक जानते हैं कि किससे कहते हैं, जो लिखा है रासायनिक समीकरण ही है। अब इसको हम अपने किस प्रकार इसको हम परिभाषित करेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को या बनने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों में या रासायनिक संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम लिख सकते हैं, फिर तो समझ सकते हैं कि रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये जस्ता, पहले हमने इसको जो है हिंदी में लिख दिया है जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल, जो तनु है। तो जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पे हम इसको जो है रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेतों के रूप में लिखते हैं। जस्ता का प्रतीक, रासायनिक प्रतीक Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक जो यौगिक है, विलेन कह सकते हैं, अम्ल है, इसका जो है H2SO4 है। क्या है? H2SO4। अब यहाँ पे H2SO4 के नीचे तनु लिखा है, डाइल्यूट लिखा है। तनु का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे। तनु और सांद्र, ये अम्ल में इसका प्रयोग होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जिस अम्ल में पानी की मात्रा या जल की मात्रा अधिक होती है उसे हम तनु कहते हैं। जिस अम्ल में पानी या जल की मात्रा अधिक होती है उसे हम तनु कहते हैं। तनु मतलब होता है तरल और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। और जिस अम्ल में पानी की मात्रा या जल की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की परिभाषा भी क्लियर हो गया। अब ये क्या होता है, इस समय जब रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं तो जो जिंक है वो हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनता है। अब इसमें जो जिंक है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। हम इसके बारे में जब रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें रासायनिक अपक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बता दे रहे हैं
कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में से जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाता है। ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, जिन्हें हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं ये हम जानेंगे, और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वह क्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के इसमें कितने परमाणु की संख्या है, 2 और 2 4 है। इसमें कितना है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, यानी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है। ये तो हो गया अभिकारक। अब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यानी बाद में उत्पाद बनता है। अब उत्पाद में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4, यानी इधर भी 4 इधर भी 4, ये हो गया आपका बराबर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2, यानी दोनों तरफ क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादों की परमाणु की संख्या समान है। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे और अभिकारक व उत्पादों दोनों तरफ की परमाणु की संख्या की जांच करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये HCl आप जानते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे हम, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का होता है ऊपरी तरफ निकल जाता है। अब आप देख लीजिए मैग्नीशियम, पहले हम कारक में परमाणु की संख्या की जांच करेंगे। मैग्नीशियम की संख्या 1 है, उसके बाद मैग्नीशियम कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1। उत्पाद में भी मैग्नीशियम में परमाणु संख्या कितना है, 1। मैग्नीशियम की संख्या जो है बराबर है अभिकारक में भी और उत्पाद में भी। अब हम आगे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी अभिकारक और उत्पाद में इक्वल है, बराबर है। अब बचा केवल क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2, तो ये जो समीकरण का एग्जाम, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पे है कैल्शियम और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब इसमें देखो क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जब क्रिया करता है तो ये आपका कहलाता है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे है अमोनिया, क्रिया करेगा HCl के साथ में। अब अमोनिया जब क्रिया करेगा HCl के साथ में तो यहाँ पे आपका बनेगा NH4 अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड बनता है। आप जानकारी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी दिक्कत होगा तो आप जो है मैसेज के द्वारा बताइएगा। अब हम उसके बाद में हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।
क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आप देख लीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप जो है एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है, बनता कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन दोनों क्रिया में अब हम दोनों तरफ देखेंगे परमाणु की संख्या समान है कि समान नहीं है। कैल्शियम की संख्या 1 है, उत्पाद में भी कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है? 1 है। तो इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, या हम लिख सकते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं? हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकते 2 नाम है, इसलिए जानना इसके बारे में जरूरी है। उसके बाद देखिए क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। क्या है इसके बाद? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ये समीकरण भी क्या है? संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे Cl में हाइड्रोजन की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या क्या है? 1 है। अर्थात ये 3 जो भी समीकरण लिखा है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं, और ऊपर जो समीकरण लिखा है इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है। और एक टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है? क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक और उत्पादों दोनों की परमाणु की संख्या को बराबर होना या समान होना आवश्यक है। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक और